कह रहे हैं, नरेंद्र कह रहे हैं पिछले वाली कल वाली जो क्लास है वो उन्होंने देखी नहीं, तो उसको देख लीजिएगा। और जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा सा अगर हो सके तो जल्दी आ जाना, है ना। गरिमा कुछ कह रही है? नहीं, चलो ठीक है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं फिर। पिछले कल हमने बेसिक सा पढ़ा था। एक मिनट जरा फॉर्म मुझे कर, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें हमने पिछले कल पढ़ी थी, जहां पर हमने फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो थी उनके बारे में पढ़ा, चाहे वो लेंथ की हो, आपके मास है, या फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सब चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। तो कुछ एक जो यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट जो रह जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिक्स पर, हिंदी में जिसे कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी जहाँ की हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, बल जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बल लगाना हूं, ठीक है, तो ये भी मेरे ऊपर बल लगा रही है, ऐसा नहीं है। इस पैनल पर मैं अगर बल लगा रहा हूं तो ये भी मेरे ऊपर बल लगा रहा है, या डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स मेरे द्वारा अप्लाई की जा रही है। अगर इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये ऐसे मुड़ रहा है, तो यानी कि फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूं और ये जो है पेन नीचे की ओर मुड़ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक यूनिट है जिनका यूज किया जाता है और वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला है मैक। मैक का यूज कहां पर किया जाता है? सुपर फास्ट जो चीजें हैं उनको मापने के लिए। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए कि ध्वनि की जो चाल है, स्पीड ऑफ साउंड, वो क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? पता होगा आपको स्पीड ऑफ साउंड? हाँ जी, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ, वो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में आता है, मैकेनिक्स में आता है। तो उसके बाद हम उस टॉपिक में हम बात करेंगे मैकेनिक्स में। 343 मीटर, ये क्या, ये कौन सी स्पीड है भैया? 343 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और बताइए जरा कोई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को ही एक मैक कहा जाता है, और एक मैक से अधिक की चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है। यानी कि हम देखें कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा अगर किसी की स्पीड है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। फिर आता है हाइपरसोनिक। हाँ, उतने में स्पीड ऑफ साउंड बताइए जरा मुझे, क्योंकि ये आता है अलग अलग मीडियम में आता है कि उसमें क्या क्या स्पीड ऑफ साउंड रहती है। अगर मान लीजिए 5 मैक से ज्यादा है, 1 मैक से अधिक है, तो उसे हमने कह दिया सुपरसोनिक। अगर मान लीजिए 1 मैक से कम है, जो साउंड है, साउंड की ध्वनि से कम किसी की स्पीड है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसोनिक। जिसकी 1 मैक से कम स्पीड है, यानी कि आप क्या करिए, जो 1 मैक हो गया इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। यही कहने का मतलब है। जब आप देखते हैं इस तरीके के फाइटर जेट प्लान देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं? सुपरसोनिक, जिनकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा होती है। फिर आते हैं आपके कुछ फ्यूचर इस तरीके के हम फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसमें स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड वाटर में 1500, स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 332 33 इतना आपको बुक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पता लग गया होगा। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं, यानी कि जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कोई सिंपल सा वायुयान है, इस तरीके से जा रहा है, आप देख रहे हैं उसको, लेकिन फाइटर जेट जब जाता है एक तरीके की साउंड भी अपने साथ क्रिएट करता है ना। आपने देखा होगा जब फाइटर जेट जा रहा है, सिंपल जो वायुयान है वो अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइटर जेट जा रहा है तो उसकी स्पीड में आपने कुछ ना कुछ एक अलग चीज पाई होगी। तो उस चीज को मापने के लिए, उसकी स्पीड को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैक का यूज करते हैं, कि इसकी जो स्पीड है वो इतने मैक है। तो इस तरीके से हम देखें, ये याद रखना है सुपरसोनिक किसे कहते हैं और हाइपरसोनिक किसे कहते हैं। अभी वाले जो फाइटर जेट हैं उनमें कौन सा यूज हो रहा है? आपका सुपरसोनिक, एयर टू एयर मिसाइल।
जो एयर टू एयर मिसाइल है उनका कितना है 0.2521 माइल पर सेकेंड, मैक 1 to 5, 1 से 5 के बीच में जो ये मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल आप देखते हैं। सब सोनिक जो क्रूज मिसाइल है, पानी के नीचे आपने कुछ मिसाइल देखी होंगी, अगर आपने कुछ इस तरीके से मूवीज देखी हैं तो मूवीज में क्या होता है, क्रूज मिसाइल चलती है, पानी के नीचे से मिसाइल चल रही है, तो वो क्या हो गई आपकी क्रूज मिसाइल, जिनकी जो स्पीड है वो 1 मैक से कम होती है, लगभग आपकी यहां पर भी लिखा जैसे 0.8, तो उसे कहेंगे आप सबसोनिक। देखिए जो दूसरा है इंफ्रासोनिक, है ना, आपने इस तरीके से सुना होगा, तो वो हम वेव्स में पढ़ेंगे, वेव्स वाला चैप्टर आता है, तरंग वाला चैप्टर आता है, उसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा क्रूज मिसाइल जिसकी 1 मैक से कम स्पीड हो, और सुपरसोनिक जिसकी 1 से 5 के बीच में स्पीड हो, जैसे कि आज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल करके लिख देना है एयर टू एयर मिसाइल। बताइए जरा अपने नाम कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स का, अभी रिसेंटली अगर कोई न्यूज में है आप बताइए जरा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। ये हो गया आपका हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब फ्यूचर मिसाइल्स जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होगी, आपको पता मिलेगा कैसे फाइटर जेट आप चलेगा, उतनी स्पीड उनकी होगी। लेकिन अभी के अगर आपको पता है कि सुपरसोनिक मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल कौन कौन सी है, तो 2-3 का नाम जरा मुझे बताइए। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। 3 है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, पार्सेक है और लाइट ईयर है। तो ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। हिमांशु कह रहे हैं अस्त्रा MK1 इज एयर टू एयर मिसाइल, ये एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल करके आप वो चीज लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में सबसोनिक मिसाइल में अब आप इसको कहां से रिलेट कर रहे हैं, इसको आप साइंस एंड टेक से रिलेट कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें याद करने से। सब चीजों को मिक्सअप कर दीजिए, अलग अलग नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है जिनसे हम खगोलीय जो भी है, मान लीजिए तारों से जो डिस्टेंस है वो हमें देखना है कि तारों से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हमें कुछ यूनिट चाहिए होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आप इतने किलोमीटर है, तो किलोमीटर में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। किलोमीटर में मैं कहूं कि भैया यहां से अगर मैं चंडीगढ़ का देखूं, मान लीजिए यहां से चंडीगढ़ जो है वो 200 किलोमीटर है, लेकिन यहां से सन की जो दूरी है, यहां से जो स्टार्स की दूरी है वो बहुत अधिक है। अगर आप किलोमीटर में उनको नापते रहेंगे तो आप तो पता नहीं कितने लाख किलोमीटर हो जाएगा, मिलियन किलोमीटर में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए यूनिट जो है वो निर्धारित करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है खगोलीय इकाई, या इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थोड़ा सा आई थिंक ऊपर वाला सेक्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, पहले भी नहीं दिखा था ये ऊपर वाला। एक मिनट जरा, तो उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं क्योंकि दिखना चाहिए आपको। वेट अ मिनट। एक मिनट जरा मुझे ठीक करने दीजिए इसको। ठीक है, आई होप अब दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर वाली लाइन है ना। पहले नहीं दिख रही थी, टॉप स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब ठीक है, ठीक है, अब दिख रही है आपको। तो पहले भी जो यहाँ पर लिखा था, इससे पहले, चलो इससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो ऊपर वाली लाइन में आपको मिस हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, defined as the average distance between the center of the earth and the center of sun। ये आपको दिख रहा है, ये सन है और यहां पर क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सन के बीच में जो दूरी है उसे क्या कहते हैं आप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11, आगे लिखा हुआ है मीटर, या इसे कहते हैं 4.8481 into 10⁻⁻6 पार्सेक। तो ये जो यूनिट है, ये जो आपने है, ये डिजिट जो है वो याद रखनी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.49 ना कह करके 1.5
into 10⁻11 मीटर। तो ये जो दूरी है इसे क्या कहते हैं आप? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो तो याद करिए, ये मुश्किल नहीं है। सेंटर ऑफ द अर्थ ले लिया आपने, सेंटर ऑफ द सन ले लिया आपने, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है, उसे क्या कह दिया आपने? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी को आप कैलकुलेट करते हैं पार्सेक में तो ये वाली वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू भी थोड़ा बहुत हो सके तो उसको याद रखें, लेकिन ये जरूर याद रखना है ना? ऐसे ही आपने क्या रखा होगा याद? 14 लाख समथिंग ऐसे किलोमीटर करके याद रखा होगा, या समथिंग और भी रखा होगा, 15 मिलियन लाख, ऐसा कि पृथ्वी और सन के बीच में दूरी। तो आप किस में याद रखना है? वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। 1.5 into 10⁻11 मीटर, वो हो गई आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट है अब प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये कई बार आ चुका है कि जो लाइट ईयर है, क्योंकि लाइट ईयर ऐसे लगता नहीं है कि ये डिस्टेंस का कोई मात्रक होगा, डिस्टेंस की कोई इकाई होगी, लेकिन ये क्या है? डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश रिक्त स्थान, इसका मतलब क्या है? उसे क्या कहते हैं हिंदी में? नाम नहीं आ रहा, जल्दी से बता दो। शब्द नहीं आ रहा है। निर्वात इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट के द्वारा एक वर्ष में ट्रेवल की गई जो लाइट है उसे ही कहते हैं आप प्रकाश वर्ष। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, यहीं पर लिखा हुआ था इन 1 ईयर। एक साल में वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, एक साल में जो लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, उसे आप क्या कहते हैं? लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है। लाइट हो गया, ट्रेवल कर रही है, और साल एक लिखा हुआ है, तो वो हो गया कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वो लाइट ईयर कहते हैं। तो एक वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 ही सेकंड होते हैं। तो यहां पर आ गया आपका इतने सेकंड हो गए टोटल। अगर आपको सेकंड निकालना है कि एक जो वर्ष है उसमें कितने सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है? 3 into 10⁸ मीटर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश एक सेकंड में। प्रकाश कितनी दूरी प्रकाश किसी ये लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अब सोच लीजिए आप एक सेकंड में एक पांव हिला रहे हैं, फिर दूसरा पांव हिला रहे हैं, इस तरीके से, लेकिन लाइट इस तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही है। अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो कितना ट्रेवल कर रही है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम की अगर बात की जाए तो, जहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लाइट को रोक सके, कोई ऐसा माध्यम नहीं है ना? 10⁻15 किसमें आएगा? 15 तो आपका इसमें आएगा ना, प्रकाश वर्ष में। वो तो आपका प्रकाश वर्ष में आएगा, लाइट ईयर में आएगा। वो लाइट ईयर में है, लेकिन मैं अभी लाइट की बात कर रहा हूं, सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूं। मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं कि प्रकाश कितना ट्रेवल करता है वैक्यूम में, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है लेकिन वो 15 यहां चले गया है, 15 यहां चले गया है, ठीक है। 10⁻15 15 ऊपर चले गया है, यहां पर लिखा है देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। एक तो आपको ये पता चल गया, ये पता तो चल ही गया होगा लाइट जो है कितना ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में अगर ये ट्रेवल कर रही है लाइट। तो सोच लीजिए वैक्यूम यानी कि वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है लाइट को रोकने वाला। इस कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइट को रोक रही हैं। आपके कमरे में, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, वहां पर लाइट पड़ रही है, फिर जाकर के वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कमरे में पड़ रही है, तभी तो आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए ये बिखर जाती लाइट, पूरे हॉल में बैठे हुए हैं आप और एक बल्ब है, तो कहां तक आपकी लाइट पहुंच जाती है ना?
तो वो तो आपके पास वहां पर भी मीडियम है कि लाइट को रोक सके, लेकिन वैक्यूम ऐसी चीज है जहां पर लाइट को रोकने वाला कुछ भी नहीं है, तो वहां पर ट्रेवल इस तरीके से किया जाता है लाइट के द्वारा। तो अब देखते हैं हम अब प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष भैया इतना होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, ये हो गया प्रकाश वर्ष की वैल्यू। लाइट ईयर यहां पर क्लियर है? हाँ, ये हो गया लाइट ईयर। यहां से जो लाइट जो है वैक्यूम में जा रही है, तो वैक्यूम में कितनी ट्रेवल करेगी? 3 लाख किलोमीटर या 3.0 into 10⁸ मीटर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना लाइट ईयर? ठीक है, तो हो गया, आपको यहां से क्लियर है ये? तो ये तो हमने निकाल दिया था एक सेकंड का हमने यहां पर निकाला था। अगर और थोड़ा सा डीप में जाना है, समझता, अगर मान लीजिए और डीप में नहीं जाना है, तो आपने सिर्फ सिंपली यही वैल्यू याद रखनी है वाली। अगर थोड़ा सा आपने और जाना है कि इसकी वैल्यू निकाली कैसे, तो एक प्रकाश वर्ष हमने क्या देखा, यहां पर देखा हमने कि जो लाइट है वो कितना ट्रेवल कर रही है। ये 8 जो है वो ऊपर आएगा, यहां पर आएगा, और एक साल लिखा यहां पर। लाइट एक साल में कितना ट्रेवल कर रही है, वही हमने अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, जिस दिन मैथ्स नहीं पढ़ी है थोड़ा सा उसको टफ लग सकता है। देखिए, ये है लाइट की स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट गुना कितना कर दिया हमने? एक साल में 365 दिन, 365 दिन और 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड। उससे हमने इसको गुना कर दिया। जब इसको गुना करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8.3 लाइट मिनट्स फ्रॉम द सन। कितना टाइम लेती है? अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि सन की जो रेज है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं? सन की रेज जो है, जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है? बताओ। अगर आप इसके बाद देखें, यहां पर लाइट मिनट्स हैं, इसका ध्यान रखना, यहां पर लाइट मिनट्स है, लाइट ईयर नहीं है यहां पर। 8.20 सेकंड के आसपास। हाँ, 48 आप कह रहे हैं 520 सेकंड। 520 सेकंड तो 6 नहीं, तो फिर भी नहीं हुआ ना। 48 480 हुए, फिर 480 5 कर दिया आपने, 500 हुए फिर। हाँ, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। ठीक है, अगर आप देखें स्टार, यानी कि जो नॉर्थ स्टार है, वहां से डिस्टेंस देखें तो 320 लाइट ईयर्स। फिर जाकर के हम देखते हैं एंड्रोमेडा, 2.5 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम एंड्रोमेडा, आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी। यानी कि जो आप यहां पर कह रहे हैं 8.16 सेकंड, तो वो प्रकाश तब का वहां से निकल चुका है और हमारे पास वो बाद में जाकर के पहुंच रहा है। मान लीजिए मैं यहां से आपको बोल रहा हूं कुछ, हर एक चीज जो है वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? कुछ भी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, सब कुछ पास्ट में हो रहा है, अभी भी पास्ट में हो रहा है। मैंने कुछ यहां से बोल दिया, वो पास्ट में चले गया। सन की रेज जो है वो आई, उसमें माइक्रो सेकंड का अंतर होता है। मेरे बोलने में यहाँ पर माइक्रो सेकंड का अंतर है, लेकिन आप तक तो वो पहुंच रही है। अब मेरे लिए तो वो पास्ट हो गया, चाहे यहाँ पर कुछ एक सेकंड का ही अंतर है, माइक्रो सेकंड का अंतर है, लेकिन है जरूर है, 0.0 समथिंग है, इतना तो है ही। आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो चीज तो फिर पास्ट में हो गई ना। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि यहां से जो लाइट पहुंचने के लिए है वो इतना वक्त लग जाएगा। एंड्रोमेडा से पहुंचेगी तो नहीं, तो
तो 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमा सेंचुरी आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग स्टार। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना है? 4.3 लाइट ईयर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से जो भी है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं यहां से। तो 26,000 लाइट ईयर जो मिल्की वे है, जो नेक्स्ट गैलेक्सी है, क्लोजेस्ट गैलेक्सी की बात हम करते हैं ना, तो उसमें हम इसकी बात करते हैं, मिल्की वे। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? क्या होता है गैलेक्सी? गैलेक्सी किसे कहते हैं हम? फिर हो गया 13.4 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम वन ऑफ द क्लोजेस्ट ओल्डेस्ट गैलेक्सी एवर फाउंड कॉल्ड GN-Z11। Z11, हाँ, किसे कहते हैं आप? ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, वैसे अलाइड वाले बैच में हमने ये चीजें कवर कर दी थी, किस तरीके से इसका उदय हुआ, किस तरीके से स्टार्स बने, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन वो पहले वाले बैच की बात है, अलाइड वाले बैच की बात है। क्लस्टर्स ऑफ सन, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। अब चलते हैं पार्सेक पे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग किस तरीके से? पहले हम बात कर रहे हैं सन और अर्थ के बीच में, लेकिन पार्सेक जो है, पार्सेक बड़ी बड़ी दूरियों के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी दूरियां इन द सेंस जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए जरा, जो साउंड है, साउंड आपको माइक से ही आ रही है ना? मतलब सही से आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कहीं लैपटॉप या इससे ही आ रही हो? ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे थे अभी? पार्सेक की। तो पार्सेक किसकी बात कर रहे हैं हम? अब यहां पर आपको दिख रहा है सन और अर्थ। सन और अर्थ के बीच में हमने क्या कहा? उसकी वैल्यू हमने कही 1 AU, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार्स जो है वो बहुत दूर हैं एज कंपैरिजन टू अर्थ। अर्थ की बात कर रहे हैं तो वो नजदीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये अर्थ है मान लीजिए, तो स्टार्स कहीं यहां जाकर के हैं, बहुत दूर जाकर के हैं। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें भी एंगल होता है, जो यहां पर कहा है ना, एंगल इन सेकंड्स ऑफ आर्क। इसका मतलब यह है कि बहुत माइन्यूट सा एंगल है जो चेंज हो रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि मूव तो सब कुछ कर रहा है। अब देखिए, यहां पर लीजिए, अपने नजदीक जो है अंगूठा इस तरीके से लीजिए, एक आंख बंद करना है और एक आंख जो है खोलनी है आपने, ठीक है? ऐसे करके एक आंख खोलिए और एक आंख बंद कीजिए। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा कि भैया ये जो अंगूठा है वो इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है, ऐसा ही दिखेगा। अंगूठा तो एक जगह है, अंगूठा तो एक जगह है। ऐसा करके देखिए, तब आपको पता लगेगा। अगर नजदीक में रखिए और एक आंख बंद कीजिए, एक आंख खोलिए, आपको दिखेगा कि जो ये अंगूठा है ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, जबकि ये मूव नहीं कर रहा है। अगर आप दूर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अंगूठा है वो मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मूव कर रहा है ना? जब आप नजदीक में रख रहे हैं तब ये अंगूठा ज्यादा मूव कर रहा है, जब आप दूर ले जा रहे हैं इसको, ये तब कम मूव कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए, यहां से जो सन है, जो स्टार्स हैं, वो कितने दूर है, तो कितना एंगल का शिफ्ट हो रहा है? तो उसे कहते हैं आप, एंगल का जो सबसे छोटा भाग है, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60, जिसको आप मिनट्स में कहते हैं, है ना? लेकिन वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। 1/3600 जो होता है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली अगर पार्सेक डिफाइंड एज अ डिस्टेंस एसोसिएटेड विद 1 आर्सेक्स ऑफ द पैरेलैक्स, यानी कि ये जो एंगल इसने बनाया, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये थीटा है। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो 1 AU है, ठीक है? ये वाली जो वैल्यू है वो 1 AU है, d इन पार्सेक। तो पार्सेक की जो वैल्यू है वो आपने याद रखना है 3.08 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। इतना ही आपने याद रखना है। पार्सेक लंबाई का मात्रक है। पार्सेक की लंबाई 30 ट्रिलियन किलोमीटर है, जो यहां पर लिखा हुआ है 30 ट्रिलियन किलोमीटर। तो इतना याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये तो याद रख सकते हैं, 3.08 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 15। पार्सेक का प्रयोग खगोलशास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोणमितीय द्विभेद पर आधारित है, जो सितारों के बीच दूरी मापने का
प्राचीन तरीका है कि सितारों के बीच में आपको जो दूरी है वो किस तरीके से मापनी है। और ये जो है एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन हमें ये सब इंस्पेक्टर बेसिस पर ये ज्यादा जरूरी नहीं लगता है किस तरीके से वो वैल्यूज आती हैं। डन। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखना है, सबसे मेजर क्वेश्चन है ये। और इसको अगर प्रकाश वर्ष में आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.262 प्रकाश वर्ष। तो अब मुझे ये बताइए, ये तीन चीजें हमने पढ़ी, ये तीन चीजें हमने पढ़ी, इन तीन चीजों में से सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कौन सी है? इन तीनों में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? कल्पना कह रही है पार्सेक, बाकी लोग पार्सेक, और पार्सेक के बाद क्या आएगा? ठीक है, सभी पार्सेक कह रहे हैं, और पार्सेक के बाद क्या आएगा? यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट आपने बताई उसका बताया आपने पार्सेक, और पार्सेक के बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा लाइट ईयर, उसके बाद आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही आप कह रहे हैं आई थिंक, है ना? ओके, तो याद रखिएगा, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, इस तरीके से पूछा जाता है। फिर आता है एक और इकाई है जिसे कहते हैं डब्सन यूनिट। 1 डब्सन यूनिट इक्वल्स 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। एसटीपी में हम क्या देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, हिंदी में लिखा है नहीं, थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि एक जो ये वातावरण है, वातावरण के ऊपर जो लेयर्स हैं, जो क्या कहते हैं, गैसियस लेयर्स है, ओजोन लेयर है, उसका 1 मिलीमीटर का 1/100th हिस्सा उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की गैसेस को इस तरह की गैसेस की थिकनेस को मापने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं आप डब्सन यूनिट। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डब्सन में व्यक्त किया जाता है, कि कितनी मात्रा है उसको किसमें व्यक्त किया जाता है, डब्सन में व्यक्त किया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं। एक आता है फिर माइक्रोन। तो माइक्रोन आपने देखा होगा जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इतना छोटा है। अभी तो हम बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपको उसका माप देना है, तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं, सबसे छोटी इकाई की हम बात कर रहे हैं, तो उसको किसमें मापते हैं, माइक्रोन। जैसे हम नैनोमीटर देखा, नैनोमीटर क्या हुआ, 10⁻⁹ यही हुआ जब आपने पिछले कल जो पढ़ने के लिए आपको दिया था 10⁻⁹। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। अब ये कितना कम हो सकता है, कितना कम ये हो सकता है ना? अब देखिए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये आपका पेपर क्लिप हो गया, वैसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का हिस्सा देख रहे हैं आप, लेकिन ह्यूमन हेयर देखिए, ह्यूमन हेयर है, अब एक बाल है, एक बाल है, सिर्फ एक बाल, तो वो कितना होगा, 0.006। और इसको मापते किसमें है, म्यू, म्यू इस तरीके से लिखते हैं, म्यू में मापते हैं इसको, ये यहां पर भी लिखा हुआ है, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। या आपका हो गया, जब हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम मीटर लिखेंगे इस तरीके से, है ना? वैसे ही आपको लिख रहे हैं यहां पर लिमिट ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी कि जहां पर हमें दिखेगा, जितना हम देख सकते हैं, बाल, एक बाल तो देख सकते हैं ना, उससे छोटी चीज भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये आपका दिख रहा है यहां पर रेड ब्लड सेल, तो वो भी आप, ये रेड ब्लड सेल है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1 माइक्रोन, जिसको हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। The micrometer or the micrometer, also commonly known as micron, is a unit of length in the international system of units, equals to 1 into 10⁻⁻6 meter, that is 1 millionth of a meter, 1 millionth of a meter, एक मीटर का 1 मिलियंथ हिस्सा, उसे कहते हैं आप माइक्रोन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 1 parsec is equal to 10.08 to 10⁻15। तो यहीं पर तो यही था, यहां पर तो यही था,
अच्छा 16 है, ठीक 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 ठीक, ओके 16 है, 16 है, 15 नहीं होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ये यहाँ पर आई थिंक हिंदी में गलत लिखा हुआ, 10 रेज़ पावर 16 होना चाहिए, है ना, है ना, यही होना चाहिए। इंग्लिश में ठीक लिखा, हिंदी में आई थिंक गलत है वहां पर लिखा, तो इसको ठीक कर दीजिएगा, 10 रेज़ पावर 16। अच्छा माइक्रोन भी हो गया। इस तरीके से आप जब देखते हैं, एक मिनट, साइज देखते हैं आप, है ना, ये आपका हो गया बैक्टीरिया का साइज, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में जो साइज होता है वो हो गया आपका साइज ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्म हो गया, वायरसेस के ये हो गए, यीस्ट हो गया आपका, यूकारियोटिक सेल हो गए, ये सारी चीजें जो है, तो इनको याद रखिएगा। अगर आपको याद रहता है कि लेंथ की है तो कितना इनका साइज हो सकता है, वो चीज याद रखिएगा। और ये आपने पढ़ लेना है, इनके बारे में आपको नहीं करवा रहा हूं मैं। इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस, जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, अभी भी एग्जाम में, एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था हाइड्रोफोन, तो ये एग्जाम में आते हैं और ये पढ़ लीजिएगा एक बार। एनीमोमीटर किसके लिए यूज होता है, गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं, इसके लिए आपको ये पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी वालों को दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना है। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए होते हैं, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, हेलियोग्राफ है, रेडियोग्राफ है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्यों यूज की जाती हैं, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा, कल याद करके आना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पर इसके, वो है आपका यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है कोई, हाथ खड़े कीजिए फिर अगर है। सिविल वाले हैं, सिविल वाला है कोई, सिविल इंजीनियर की हो या किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग की हो, इंजीनियर कोई नहीं है, एक तो है कोई, नहीं है, थे तो थे क्लास में, अब मुझे याद नहीं है कि कौन थे जिसने जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। आई थिंक अमित भी थे, अमित है क्लास में भी, अमित नहीं है, कुछ एक स्टूडेंट थे। चलिए तो इस पर बात करते हैं, मैकेनिक्स जो है वो, यांत्रिकी जो है वो क्या चीज है। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये है, ये मैंने गिरा दिया, इस तरीके से गिरा दिया, तो इसकी भी तो मूवमेंट हुई, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये जो पेन है ये यहां से नीचे क्यों गिरा, ग्रेविटेशन की वजह से, न्यूटन्स लॉ की वजह से। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे ये पेन गिरा, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, ऊपर की ओर जाएगा तो कौन सी कंडीशन होगी, आप लिफ्ट में बैठे हैं तो नीचे जा रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली लिफ्ट जा रही है, तो तब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीज जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके न्यूटन के लॉ हो, मोमेंटम हो, वो सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो किस में आएगी, मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स क्या है, मूवमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फोर्सेस अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट। वही चीज है कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस कर रही है अपनी जगह से, है ना, ये चीज है। मैंने थोड़ा सा धक्का मार दिया इसको, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट। दैट इज changes of an object position relative to its surroundings। सराउंडिंग क्या है, ये सराउंडिंग है, ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो स्थिर हैं, लेकिन ये पेन मूव कर गया। अगर मैं कहूं कि ये जो पेन है ये मैंने मान लीजिए इसके सीध में आ रहा है यहां पर, अब ये चीज तो स्थिर है लेकिन ये मूव कर गई। जब ये चीज मूव कर रही है इसका मतलब इसके रिलेटिव में ये मूव कर रही है। अब आप जब बस में बैठते हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आपकी बस रुकी हुई है लेकिन दूसरी जो है वो मूव कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बस मूव कर रही है, लगता है ना, ऐसा लगेगा आपको। अगर आप इस चीज को देखेंगे, आप बस में बैठे हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कब चलेगी कब चलेगी, 7 वाली जो बस थी वो चल पड़ी और आपको लगा कि हमारी बस चल पड़ी। बाद में जब बस निकल गई आपको लगा कि हमारी बस तो यहीं पर है, इसमें ड्राइवर अभी बैठे ही नहीं। तो वो है रिलेटिव, उसके रिलेटिव में आपको लग रहा है कि आपकी बस चल पड़ी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। चलिए ये जो फोर्सेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यांत्रिकी जो है इसमें दो चीजें सबसे पहले जो आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहला रेस्ट और दूसरा जो है वो मोशन।
मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मान लीजिए ये जो है पीछे ये पैनल जो है वो रुका हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ जी रिलेटिव वेलोसिटी भी आएगी। खैर उसके बारे में वो पढ़ने के लिए भी है नहीं वैसे, रिलेटिव वेलोसिटी फिर तो वो थोड़ा सब इंस्पेक्टर लेवल से और ऊपर हो गया। फिर आप बोलेंगे कि फिजिक्स हमें मत पढ़ाओ, है ना, जिसने साइंस नहीं पढ़ा है ना वो तो मुझे गालियां देंगे कि ये जो फिजिक्स है वो गलती से पढ़ लिया था, तो इसलिए फिजिक्स नहीं पढ़ना है हमें। चलो जो भी है ये स्थिर है, ये जो पैनल है यहाँ पर लगाया है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये स्थिर है, यानी कि रेस्ट पे है। ये जो पेड़ है, घर है, आपके घर तो मूव नहीं करता है ना कि आज यहाँ पर है कल वहां पर हो गया। दूसरा हो गया कोई चीज मोशन में है, ये आपको दिख रहा है जो चिड़िया है वो जा रही उड़ रही है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं मूव कर रही है तो वो आपकी मोशन में होगी, दूसरी जो चीज है वो आपकी रेस्ट में होगी। तो ये तो तीन आपको तो मालूम ही है रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है। Rest. A body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed point in its surroundings. Surrounding में भी देखना है हमें कि उसके विद रिस्पेक्ट में वो चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वो जो चीज है वो रेस्ट पे है। मोशन में क्या हो सकता है, a body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surroundings, changes with the time. तो टाइम के साथ हम देखते हैं जो चीज मूव कर रही है तो उसे आप कहते हैं the thing is said to be in motion। जैसे कि a flying bird, a boy playing football, इस तरीके से। The state of the rest and motion of body is relative to each other। Related to each other, a body can be both at rest and in motion at the same time। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बॉडी जो है वो स्टेट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है बताइए जरा। कल्पना एग्जाम्पल दे रही है वाटर का। हाँ जी, कोई और कोई चीज जो है वो रेस्ट पे है। कॉइन टॉस इन बस, क्या वो चीज जो है वो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है? रेस्ट में कैसे है वो? जब आप कॉइन फ्लिप कर रहे हैं ऊपर की ओर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। वाटर जो है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, नहीं, कैसे हो सकता है? मोशन में भी है। आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो तो मूव कर रहे हैं फिर वो आपके मोशन में हो गए। जो पानी है वो तो स्थिर है लेकिन जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हो गई इसमें। कोई और? यही लाइन थी ना यहां पर, ट्री लीव्स, पेड़ों के पत्ते जो हैं वो स्थिर भी हैं और मूव भी कर रहे हैं। चलो सोच के आइएगा जरा, कल थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर आपके दिमाग में कोई आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जरा ये खत्म कर लेते हैं पहले। अब है आपके पास दूरी, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? और डिस्टेंस से आप डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, इसी से आप स्पीड समझेंगे, उसी से आप एक्सेलरेशन समझेंगे, वेलोसिटी समझेंगे। तो इसलिए पहले ये बेसिक कांसेप्ट समझ लीजिए कि दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। डिस्टेंस इज द measure of how much ground an object has covered during its motion। यानी कि मोशन के दौरान एक चीज जो है उसने कितना पाथ जो है वो उसने कवर किया, तो वो उसे कहते हैं आप डिस्टेंस। सॉरी, तो यहां देखिए एक व्यक्ति जो है वो ए पॉइंट पर है, यहां पर ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति था, अब इसको क्या जाना है, यहाँ पर मूवी देखने जाना है, मान लीजिए मूवी देखने जाना है या इस पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए जाना है। तो उसका जो दोस्त है वो बी पॉइंट पर है। अब डायरेक्ट तो नहीं जा सकता है क्योंकि उसको उसके साइकिल जो है वो एक ही के पास है, तो इसलिए ये व्यक्ति जो है वो पहले बी के घर जाएगा। एक व्यक्ति यहां पर था, अब यहां पर दो लोग हो गए। अब ये दो लोग जो है वो कहां जा रहे हैं, इस पेड़ के पास बैठने जा रहे हैं।
तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, देखिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर या 4 किलोमीटर रख दीजिए, यहां से 3 किलोमीटर है, फिर जाकर के वो यहां पर पहुंचे 7 किलोमीटर। तो इनने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता था इन दोनों के बीच में, कि यहीं से चले जाता है, यहां पर पहुंच जाता है ना, ए पॉइंट से जाता और सी पर पहुंच जाता। तो आपके जो यहां पर 7 किलोमीटर हुए थे, यहां पर 5 हो जाने थे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये तो हो गया दूरी, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। सेम चीज यहां पर आ गई। मान लीजिए ये घर है, अब इस घर से इस व्यक्ति ने यहां पर जाना है फुटबॉल मैच देखने। जब ये फुटबॉल मैच देखने जा रहा है तो सड़क से जाएगा, मान लीजिए सड़क से जा रहा है, उसके पास बाइक है, बाइक पे बैठ के जाएगा, हीरो की तरह जाएगा, तो सड़क से जाएगा, है ना। तो यहां से जा रहा है, फिर यहां पर उसने 4 किलोमीटर यहां से तय किए, फिर यहां से यहां पर पहुंचा वो 3 किलोमीटर, यानी कि यहां से 7 किलोमीटर हो गए। तो 7 किलोमीटर इस व्यक्ति ने अपने घर से जो निकला था यहां से पहुंचा, और यहां जाकर के फिर वो कहां पहुंचा, फुटबॉल मैच देखने। हो सकता है बीच में उससे कहीं कर यहां पर खाना वगैरह खाया हो जो यहाँ पे लिखा है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, पैदल है, तो पैदल यात्रा करते हुए वो व्यक्ति यहां से पहुंच गया डायरेक्टली ही, कितने किलोमीटर तय करके, 5 किलोमीटर तय करके। हो सकता है उस व्यक्ति पहले ही पहुंच चुका हो, क्योंकि उसके पास कोई ना उसके लिए ट्रैफिक लगा यहां पर, वो सीधे ही पहुंच गया, चलते चलते निकल गया आगे। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक क्या है, ये है, और अंतिम क्या है, ये है। इन दो के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे कह दिया आपने डिस्प्लेसमेंट। और यह क्या है, सदिश राशि है। सदिश मतलब से वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि ये किसी दिशा में होगा, वही हुआ जिसका परिमाण होगा या तो उसकी डायरेक्शन होगी। दूरी की क्या कोई डायरेक्शन है, दूरी, अब मैंने आपको कह दिया नहीं है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पिछले कल 4 किलोमीटर चल के आया, मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो वो तो दूरी हो गई, लेकिन क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो किसी डायरेक्शन में होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होगा, किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब बताइए जरा, शून्य कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? कोई बताइए जरा, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कैसे हो सकता है? वेरी गुड अश्विनी। इन केस ऑफ सर्कल, तो इन केस ऑफ सर्कल में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। और दूसरा भी सोच के रखिए माइनस कैसे होता है। अब ये जो है वो सर्कल है, ऐसे जा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कहां बार हो रही है, पहले तो यहां पर था, मान लीजिए यहां पर था, अब यहां से वो चल करके फिर से यहीं पर आ गया, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, कि जिस पॉइंट से वो गया था उसी पॉइंट पर वो वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो अगर वो इस तरीके से जा रहा है, किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो। अब बताइए, जीरो तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट है जो है वो जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और ऋणात्मक कैसे होगा, यानी कि नेगेटिव कैसे होगा? Displacement is defined to be change in the position of an object. It can be defined mathematically with the following equation. तो ये हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो है फाइनल है, ये इनिशियल है। अब बताइए, जो नेगेटिव है, नेगेटिव किस तरीके से हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? कुछ तो होगा, लॉजिक लगाओ। हाँ जी नहीं, चलो करते हैं जरा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब होता है चेंज, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर ये मिलता है तो इसका मतलब होता है चेंज इन टाइम। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा टी, तो वो क्या हुआ, चेंज इन टाइम। तो हम यहां पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू
xf माइनस x0, इसका मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या किया और इनिशियल क्या हुआ। xf refer to the value of the final position और x0 refer to the value of the initial position। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखिए टीचर है कोई, अब मान लीजिए मेरे को ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि पहले जो इनकी पोजीशन थी वो थी 1.5 मीटर, यानी कि इनिशियली अगर मैं अपने आप को इनिशियली यहां पर लेता हूं, दीवार से जो मेरी दूरी है वो कितनी है 1.5 मीटर, अगर मैं अपने आप को यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। अब जो है फिजिक्स में क्या लगता है, दिमाग लगता है, और दिमाग को यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान जो है वो यहाँ यहीं पर रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि जो मेरी पोजीशन है वो कितनी है, अभी x0 पर इनिशियल जो है मेरी 1.5 मीटर है। अगर मैं फाइनली यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर जा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं कहां पर आ गया पॉइंट पे 3.5 मीटर। जब मैं 3.5 मीटर आ गया हूं, यानी कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई मेरी, वही है यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि 3.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर। तो आपके पास यहीं पर आ जाएगा प्लस 2.0 है ना, 3.5 माइनस 1.5 फाइनल माइनस इनिशियल, आपके पास कितना आ गया, प्लस में आया ना 2.0। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप माइनस करते हैं तो आपके पास प्लस में आता है, इतना तो सभी को पता है। तो यहां पर आपके पास प्लस में संख्या आ गई प्लस 2.0, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो प्लस में हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि माइनस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो वो किस तरीके से होगा, तब हमें रिलेटिव देखना पड़ेगा। रिलेटिव कैसे, अब मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर है, प्लेन में जा रहा है, हवाई जहाज में है ये व्यक्ति। हवाई जहाज में अगर हम बाहर से देखें, नाउ कंसीडर द पैसेंजर दैट वॉक्स रिलेटिव टू द प्लेन। अब ये हवाई जहाज है, मान ये वाली सीट आपको खाली दिख रही है। अब इस वाली सीट से ये व्यक्ति उठा, जैसे मैं उठ रहा हूं सीट से, पहले मान लीजिए यहां पर था मैं, ठीक है, पहले मैं कहां पर था 6.0 मीटर पर था मैं, 6.0 मीटर पर था। अगर मैं यहां से देखूं, क्योंकि प्लेन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ मूव कर रहा है। मैं पहले सीट पर बैठा था, ये जो सीट है इस सीट पर मैं पहले बैठा था। अब क्या हुआ कि मुझे अचानक से ध्यान आया कि अब बैठे बैठे थक गए हैं और मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, मैं चल दिया पीछे की ओर। अब मैं तो इस तरफ चल रहा हूं और जो प्लेन है वो उस तरफ मूव कर रहा है, ये देखिए ये इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मैं इसके ऑपोजिट में जा रहा हूं। अगर मैं इसके ऑपोजिट में जा रहा हूं और प्लेन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी वो वहां पर थी 6.0 मीटर पर। अब मेरी जो फाइनल पोजीशन है वो कहां पर है 2.0 मीटर पर, तो वो कहां पर है 2.0 मीटर पर। अगर आप यहां पर देखें फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या देखेंगे आप 6.0 माइनस 2.0, आपके पास कितना आ गया, सॉरी फाइनल में यहां पर क्या आएगा 2.0 माइनस 2.0 माइनस 6.0, तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस 4.0 मीटर। तो कितना आ गया, ये माइनस में आ गया है यहां पर। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, माइनस में हुआ। जब हमने रिलेटिव टू द प्लेन देखा, इस हवाई जहाज के हमने जब देखा कि हवाई जहाज तो इस तरफ जा रहा था और मैं इस तरफ चले गया। समझ आ रहा है कुछ जो मैं कह रहा हूं, मेरी जो भाषा है वो समझ आ रही है? ठीक है, पता लगा आपको ये वर्ड क्यों किया, कुछ चाइनीज जैसी बोल के गए थे, समझ में कुछ आया नहीं, ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे कुछ कि हवाई जहाज जा रहा है, यहां से जा रहा है, हमारे इधर से जा रहा था हवाई जहाज। जब हम पढ़ा रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि यहां से जा रहा है और आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है यहाँ पर इस वाले में। तो जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं इसमें, आपको समझ आना चाहिए कंसेप्ट कि क्या हुआ। लेकिन आपको लगा कि जो हवाई जहाज था वो कहीं यहां से गया गुजर के, जो पड़ा था वो भी उसके ऊपर बैठ करके गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है आपका स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या हुआ आपका, एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग।
तो ये जो है स्पीड, यानी कि अभी देखिए मान लीजिए मैं ये स्पीड पे जा रहा हूं, निकल गया। अब मैं दूसरी स्पीड से जा रहा हूं, थोड़ा आराम आराम से जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड अभी कम है। पहले मेरी स्पीड ज्यादा थी जब मैं यहां से गया था, अब मेरी स्पीड कम हो गई। तो स्पीड क्या कर रहा है यहाँ पर, स्पीड का मतलब क्या हुआ है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मुझे ही आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, कार को आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। पहले जो कार जा रही थी वो धीरे धीरे जा रही थी, एक्सीलरेशन थोड़ा और दे दिया, फास्ट मूव कर रही है। तो समय यानी कि चाल जो है उससे आपको पता लग गया। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, पर आवर। आप यहां से चंडीगढ़ पहुंचे, तो चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगा, 2 घंटे लग गए आपको, ठीक है। 2 घंटे आपको लग गए, और आप कितनी की स्पीड में गए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो बताइए यहां से चंडीगढ़ कितने किलोमीटर है? लग गया ना, पता लग गया। क्या कहा मैंने, नहीं लगा पता? चाल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी किलोमीटर पर आवर में उसको बता रहे हैं, इसमें आप डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 50 किलोमीटर पर आवर साउथ, इस तरीके से कुछ नहीं बताया। इसमें सिर्फ आपने जिक्र किया कि इतनी स्पीड से आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बस ये स्पीड आपने मेंशन कर दी। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट मींस स्पीड, और हिंदी में कहें आप चाल। तो इतना आपको समझ आ गया। वेलोसिटी में अगर आप देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी मींस स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। यहां पर आपने बताया, अब इसमें क्या जोड़ दिया, 50 किलोमीटर पर आवर इन 50 किलोमीटर पर आवर टू वेस्ट। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन आपने मेंशन कर दी स्पीड के साथ, स्पीड के साथ आपने जब डायरेक्शन मेंशन कर दी वो क्या हो गया आपका, वेलोसिटी, ठीक है। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस ओवर टाइम, डी अपॉन टी। डी स्मॉल आना चाहिए, डी और टी जो है वो स्मॉल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इतना समझ आ गया। अब चलते हैं, अच्छा, एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, धीरे धीरे आगे आ रही है, और यहां पर टाइम भी आपको लिखा हुआ है। यहां पर टाइम क्या लिखा हुआ है, यहां पर 0.08 9 10 11 12 13 16 18 20 20 तक जा रहा है, 0.20 तक जा रहा है ना। और जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो किस में दिया गया है, माइल्स में दिया गया है। तो एवरेज स्पीड का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना है, 0.2 आवर्स, है ना, ये लिखा हुआ 0.2 आवर्स। तो इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 25 माइल्स पर आवर, ठीक है, इजी। एवरेज स्पीड मतलब से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड, इस तरीके से अगर क्वेश्चन रीजनिंग वाले मैथमेटिक्स। अब चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज स्पीड विद अ डायरेक्शन। ये लिखा हुआ यहां पर, एक व्यक्ति बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, तो सुन लीजिए फिर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। देखिए वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, या तो उस ऑब्जेक्ट को अपनी जो स्पीड है वो चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी जो डायरेक्शन है वो वहां पर मेंशन होनी चाहिए, और जो पोजीशन है वो तो खैर चेंज होनी चाहिए। किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में निश्चित दिशा में वो विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग हिंदी में याद रखिएगा, वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी। चाल स्पीड, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, अर्थात एकांत समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही उसका वेग कहते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहां पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एज सच वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन अवेयर। When evaluating the velocity of an object, one must keep track of direction. It would not be enough to say that an object has a velocity of 55 miles per hour. तो इतना इनफ नहीं होगा कि मैं आपको कह दूं 55 miles per hour,
लेकिन उसके साथ अगर मैंने यहाँ पर आपको कह दिया 55 माइल्स पर आवर ईस्ट, तो वो क्या आपका हो गया, वो आपका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, this is one of the essential difference between speed and velocity. Speed is a scalar quantity and does not keep track of direction. Velocity is a vector quantity and is direction aware. Velocity direction, speed directionless. Speed में आप बात कर रहे हैं सिर्फ किलोमीटर पर आवर की, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये सब चीजें बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वहां पर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। इतनी सी बात याद रखना। Average velocity is defined as change in position or displacement. Change in position, change in position को हमने ही कहा था पहले displacement, यही कहा था ना कि यहां से कोई वस्तु मूव कर रही है यहां पर, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा था, तो यहां पर अगर ये वस्तु यहां के लिए मूव कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, चेंज इन पोजीशन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ये हो गया आपका चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि वेलोसिटी मैंने पहले बता दिया वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को किस तरीके से लिखा जाता है, अगर मैं लिखूं v, इसके ऊपर ऐसे एक तीर बनेगा, उसे कहते हैं आप वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। और चाल और वेग में क्या अंतर है, एक हो गया चाल, किसी वस्तु की चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है और ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या स्पीड किसी की ऋणात्मक हो सकती है, स्पीड में कहूं कि ऋणात्मक है, वो -2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या स्पीड, ये तो स्पीड ही नहीं बनी ना। 2 किलोमीटर पर आवर जीरो हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ किसी वस्तु का वेग यानी कि जो वेलोसिटी है, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है वेलोसिटी, और साथ ही साथ में क्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी। माइनस में कैसे हो सकती है, हाँ माइनस में कैसे हो सकती है वेलोसिटी, वेग जो है माइनस में कैसे होगा, बताओ। थोड़ा सा लगा लो लॉजिक, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है, तो वहीं से रिलेट कर लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, फिर उन्होंने रिलेट कर दिया। वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है इसका मतलब वेलोसिटी भी माइनस में हो सकती है। बिल्कुल सही, गुड। चलो, ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, वो हमने कह दिया, आपको पहले ही हमने कह दिया था। अब नेक्स्ट पे आते हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पर। एक और टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन। आपने, अब गाड़ी चलानी कितने को आती है, हाथ खड़े कर दो जिनको गाड़ी चलानी आती है। 2, नरेंद्र, प्रियंका, बाकी बाकी किसको गाड़ी चलानी आती है, सबके सब हमारे जैसे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, ये गाड़ी चलाना सीखो। बाइक, तो बाइक कितनों को आती है, बाइक बाइक ही कह दो। नरेंद्र को सब कुछ आता है, गाड़ी बाइक, है ना। कल्पना, कल्पना को बाइक चलानी आती है, अच्छा। रोहित, रोहित को भी दोनों आते हैं, स्कूटी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन तो देते हैं ना गाड़ी में, चला जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेशन दिया जाता है ABC, क्योंकि इतना तो हमें पता है, A से एक्सेलरेशन दिया जाता है, B से ब्रेक लगाई जाती है, C से क्लच हो गया। C से क्या होता है, ये होता है, ऐसा ही होता है कुछ, ABC, मैं ठीक कह रहा हूं ना। क्योंकि थोड़ी बहुत चलाई थी, बाइक भी चलाई थी, गाड़ी भी चलाई थी। बाइक में बहुत कुछ सीख गए थे, थोड़ा बहुत सीखे थे, मैदान में चले गए,
अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस वो पहचानना आना चाहिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस कब हो रहा है। तो हमें उस दिन वो चीज पता लग गई कि हमें जो है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। चलाना सीख रहे हैं बाइक, रोड पे सीख रहे हैं, हमारे जो दोस्त है वो पीछे धक्का देते हुए जा रहे हैं, मैदान में चले गए। तो जब मैदान में गए तो वहां पर पहले सीख रहे थे, अगर गया होगा कोई, पॉटर हिल गया होगा कोई, शिमला में है समर हिल में, तो वहां पर गए थे। आई थिंक 2018-19 की बात है, आई थिंक लगभग 19 की ही बात होगी। उस दौरान हम सीख रहे थे, ऐसे चक्कर मार रहे थे। पहला जो चक्कर था वो कंप्लीट हो गया, दूसरे चक्कर के लिए हमारे दोस्त ने कह दिया कि आपको क्या करना है, आप दूसरा गियर डालना। तो दूसरा गियर डालना है, उसके साथ साथ में आई थिंक थोड़ा सा एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ाना पड़ता है, ऐसा कुछ है ना। तो वो भी हमने कर दिया और स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो अच्छी से मूव कर रही है, क्योंकि पहले जो गियर है, पहले गियर में बाइक उतने अच्छे तरीके से चलती नहीं है, कड़कड़ की आवाज जैसे आती है, थोड़ा सा स्मूथ चलने लग गई, जो हम थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। तो तीसरे जब उन्होंने कहा कि भैया तीसरा गियर देना है, तो तीसरा भी दे दिया। जैसे ही हम, ये सर्कल है, ऐसे मूव कर रहे हैं, वो साइड को थोड़ा सा जंगल है। अब सर्कल तो करना था हमें कंप्लीट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक तो वही है कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस बना रहे थे, लेकिन वो स्पीड ज्यादा हो गई। तो जब स्पीड ज्यादा हो गई, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि अब इस तरफ मोड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, ऐसे मोड़ देंगे तो फिर गिर जाएंगे, आगे जाएगा तो जंगल है, जंगल में नीचे जाने के लिए रास्ता बहुत आसान है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने वो ब्रेक लगा दी, क्या कहते हैं उसको, डिस्क, हासिल करने के लिए डिस्क लगा दी। तो बाइक बिल्कुल रुक गई और तीसरे गियर में थी। खत्म, खत्म तो नहीं, जिंदा है, बस ये समझ लीजिए कि उमड़ते उमड़ते बच गए। जंगल में भी नहीं गए, वहीं पर 2019 की बात है, तब की बात है शायद। और पैर जो पूरा था, अब इतना चला रखे थे तो वो एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो जो आपकी क्या कहते हैं उसे, साइलेंसर जो था वो बहुत गर्म हो चुका था, साइलेंसर से पैर जल गया, थोड़ा बहुत जला था, लेकिन वो ठीक हो गया फिर। लेकिन काफी समय तक उसके बाद कभी जिंदगी में फिर बाइक पर नहीं बैठे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कहीं पर गिर गए हैं, बाइक से गिर गए हैं, उसके बाद आपको चलानी चाहिए ताकि आप सीधे ही उस टाइम सीख जाओ। लेकिन फिर उसके बाद बैठे नहीं तो सीख भी नहीं पाए। चलो वो अलग बात है। एक्सेलरेशन पर आते हैं कि आप लोगों ने जो गाड़ी चलाई है या बाइक स्कूटी आप सभी ने चलाई है, उसमें एक्सेलरेशन दिया जाता है, और जो नहीं चलाई है वो भी गाड़ी में कभी ना कभी बैठे होंगे, बस में तो बैठे ही होंगे, है ना। तो acceleration is the name we give to any process where the velocity changes, जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए एक समान से वेलोसिटी में जा रहा है, तो उसे आप क्या एक्सेलरेशन नहीं करेंगे उस वक्त। मान लीजिए फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट जो है वो एक स्पीड से जाते हैं, एक ही कांस्टेंट स्पीड है। अब मैं कह दूं कि 752 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट स्पीड है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। हवाई जहाज भी जो है उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, इसमें तो स्मूथली मूव कर रहा है। कोई आप देखा हवाई जहाज में वहां पर पढ़ रहे हैं। अब बस में क्या हो रहा है, बस में कोई पढ़ रहे हैं, कॉलेज टाइम में, अब बस में कोई पढ़ रहे हैं और गांव की सड़क है, कभी जो बुक है वो मुंह पे आ रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो उससे क्या समझे आप कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है। चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो यही हो गया आपका, जीरो एक्सेलरेशन होगा सेम वेलोसिटी में। अच्छा, since velocity is a speed and a direction, there are only two ways for you accelerate: change your speed or change your direction, or change both. एक्सेलरेशन के लिए आपको या तो अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा मोड़ पे क्या होता है, जब ऐसे सर्कल आ गए, मान लीजिए मोड़ आ गया, बस का मोड़, बस आ रही है, मोड़ पे जा रही है, आपने देखा होगा कि वहां पर जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा आवाज आती है आपको कि उसने एक्सेलरेशन पर पैर रखा, यानी कि उसने एक्सेलरेशन को कम किया। ज्यादा क्या होता तो आगे चले जाता हमारी तरह, लेकिन उसने वहां पर कम कर दिया। इसका मतलब वो बस को है मोड़ पे मोड़ देगा, इस तरीके से स्मूथली मोड़ देगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ये फाइटर जेट्स हैं,
ठीक है, ये फाइटर जेट्स हैं और ये आपको दिख रहा है सन के चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है। यहां पर क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर क्या है, वेलोसिटी जो है वो सेम है और टाइम विद टाइम वेलोसिटी इज सेम। यहां पर भी फाइटर जेट में सेम वेलोसिटी है, टाइम के साथ साथ में जो वेलोसिटी है वो सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, एक समान होगा। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है, इस तरीके से आपने गाड़ियां देखी होगी मूव करते हुए, ये जो है यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है, कर्व पर क्या है, एक्सेलरेशन कम किया जा रहा है, नहीं तो क्या होगा, गाड़ी कहीं पर बच जाएगी। ऐसा ही होगा जब आप एक्सेलरेशन कम नहीं करेंगे तो। यानी कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, चेंज इन डायरेक्शन, ये दिख रहा है चेंज इन डायरेक्शन। हो सकता है इन्होंने स्पीड कम ना की हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज की। जब इन्होंने डायरेक्शन चेंज की तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड स्पीड भी तो थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम ज्यादा होगी। ऐसा तो नहीं है कि सेम स्पीड पर ये जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, नहीं तो एक आपस में बच जाएंगे। अगर इस तरीके अगर यहां पर होगा कहीं पर, इस तरीके से हाल हो जाएंगे फिर, है ना। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि इसने डायरेक्शन चेंज की, इस व्यक्ति ने भी यहां पर डायरेक्शन चेंज की, स्पीड भी यहां पर स्पीड ये कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर पूरी गाड़ी मूव कर रही है ना। स्पीड भी यहां पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी यहां पर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है। जैसे ही आप बस में मूव करते हैं तो वहां पर आप देख लेते हैं इन सब चीजों को। तो त्वरण इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, उसे त्वरण कहा जाता है। तो ये हो गया आपके त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन, यानी कि v माइनस यू। v माइनस यू क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस तरीके के फॉर्मूले जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ये आपने फॉर्मूले 11 12 में पढ़े होंगे, हालांकि 9 10th में पढ़े होंगे, 9th में आता है ये, 9th क्लास में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है, u क्या है, इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी है। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की जो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहीं पर भी लिखा हुआ है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, d डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है फिजिक्स में। 11 12 में तो किया जाता है, लेकिन 9th में भी किया जाता है। 9th में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, किसी ने तो किए होंगे। जब आप रीजनिंग करते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप कर लेंगे तो कुछ एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा जी, पढ़े तो होंगे ना किसी ने ये फॉर्मूले, कि नहीं पढ़े हैं? कितनों ने पढ़े जरा, किनको पता है कि ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं फिजिक्स में? पता तो होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है, a scooter traveling at 10 meter per second speeds up to 20 meter per second in 4 seconds। ठीक है, a scooter traveling at 10 meter per second, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा ये हो गया है ना, चलो आपको समझना है सिर्फ। A scooter traveling at 10 meter per second speeds up to 20 meter per second in 4 seconds. Find the acceleration of scooter. Find the acceleration of scooter. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताओ जरा, ऐसे ही लॉजिक लगा करके थोड़ा बहुत अगर लगा सको तो। u और v क्या है इसमें, और t क्या है इसमें? फॉर्मूला देखिए यही बनेगा। अगर मैं आपको u और v की वैल्यू बता देता हूं, v जो है वो है 20, u जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये दो चीजें तो आपको पता लग गई, और तीसरा बच गया आपके पास टाइम।
अरे तीसरा आपके पास हो गया टाइम, और टाइम जो है वो यहां पर दिया हुआ है आपके पास 4 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से आपको a निकालना है। आंसर आया है 5। प्रियंका वर्मा 2.5, ठीक है 2.5 और 2.5। तो इजी था ना, ये मुश्किल तो नहीं है। यहीं से आपको a की वैल्यू निकालनी है बस। अगर आप इसको a टू इधर लगाए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ए टी को इधर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और a निकालेंगे यहां से तो v माइनस यू अपॉन टी। यू है यहां पर v माइनस यू, तो यहां पर आपको ये वाली वैल्यू पुट आउट करनी थी, और उसके नीचे आपको t 4 लिखना था। बात खत्म हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जहां पर आपको कुछ एक वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही कहानी है, जहां पर हमने बेसिक चीजों के बारे में देखा है अभी तक, है ना। लास्ट तक ये संख्या जो है पहले ज्यादा होती है, 5-6 को जो प्रॉब्लम है पूछनी पड़ेगी, कहां पर दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। अब मेथड जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो समय रहते चेंज होते हैं। समय रहते अगर आप लोगों ने बता दिया कि ये हो रहा है, अगर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें आपने समय रहते बता देनी है। चलो छोड़ो इसको। और किसी की कुछ दिक्कत समस्याएं, क्योंकि उनका निवारण भी हम कर लेते हैं। अब समस्याएं तो नहीं है ना, ठीक है। आज के लिए हमारे क्लास में जो है वो इतना ही है। बाकी और कुछ डाउट्स हैं आपके? वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आता। हाँ, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये किसी और ने पूछा था हमसे कि वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं है अभी तक वहां पर। क्वालिटी का ऑप्शन है आई थिंक, है ना। लाइव क्लास में कह रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड वाली वीडियोस हैं? टीचमेंट पर, क्योंकि एप्लीकेशन पर तो सारी वीडियोस आ रही हैं, तो एप्लीकेशन में तो आपका आता है पिछले कल की वीडियो हो गई अपलोड, ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डेड में ये टीचमेंट पर नहीं आएगा आई थिंक, लेकिन जो एक्सप्लोर एकेडमी वाली एप्लीकेशन है उस पर आएगा। जो मेन एप्लीकेशन है वहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में वहां पर तो सारी वीडियोस डल चुकी हैं, है वहां पर ऑप्शन। नहीं आ रहा है? नहीं आना तो चाहिए वैसे। सबका आता है आप लोगों का ऑप्शन वहां पर? हाँ, ऐप पर है ऑप्शन, देखिए सबका है ऑप्शन, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है सिर्फ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नहीं है किसी के? चलिए ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए। जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है उसको बताइए कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है। सब इंस्पेक्टर के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रहें और रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन आप छोड़ रहे हैं, दूसरे दिन किसी और वजह से छोड़ रहे हैं, तो वो मत कीजिएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, वहीं पर आप पढ़ लीजिएगा। एसआई के भी वहां पर है वेबसाइट में। आपके कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, बस वो ये है कि आपको देखना है वो कि कहां पर है।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस नहीं देना है। फोकस आपको कहां पर देना है, जो आपके हाल ही में एचपीएसएससी के द्वारा पेपर करवाए गए हैं वो हमने एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं। जो अभी हाल में हो रहे हैं उनको भी हम सॉल्व करके वहां पर डाल देंगे। और हर एक वहां पर आपने देखा होगा कि एक सेक्शन बनी हुई है, क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से सेक्शन बनी हुई है। तो वहां पर आप देखिए, वहां पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और किसी के कुछ? ओके ओके, ओल्ड नहीं करे, ओल्ड कौन से? ओल्ड नहीं करे, हमने 2020-21 के किए थे, 11 क्वेश्चन पेपर थे वो, लेकिन कोशिश फिर से करेंगे क्योंकि अभी जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आपको आई थिंक कल तक वो आपको मिल जाएगी। अगस्त के जो करंट अफेयर हैं हिमाचल के, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरा काम हम नेशनल पे भी जल्दी शुरू कर देंगे, नेशनल करंट अफेयर जो आपको पढ़ने हैं तो उस पर भी जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन डिपेंड वही करता है कि आप क्लास में कितने रेगुलर हैं। जितने रेगुलर आप होंगे उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब लेवल हाई कर दिया है। हाँ हाँ, लेवल तो हाई कर दिया है, इसलिए हम भी आपको लेवल हाई पे पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको लो लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा होगा ना? ठीक है, चलो तो ये सब चीजें हैं, कल पढ़ करके आना है। जो चीजें पढ़ाई गई है वो कल रिवाइज करके आना है। कल हम आपसे पूछेंगे और क्लास में थोड़ा सा जल्दी आना है। ठीक है, अच्छा हाई लेवल लगा था 19 में तब लगा था क्योंकि आपने हो सकता है उस वक्त पढ़ा नहीं था उतना। अब आपके सामने इतने सारे लोग हैं तो अब पढ़ना पड़ेगा, है ना? निकालना है, एग्जाम तो निकालना है और रिजल्ट देना है, और रिजल्ट जो है वो आप लोग देंगे, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन उसके लिए, रिजल्ट देने के लिए आपको वो पढ़ना उतना पड़ेगा। दिन रात एक कर लो कोई बात नहीं है, दिन को बैठना है, रात को बैठना है पढ़ने के लिए, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर आपको कोई डाउट्स आ रहा है ग्रुप में शेयर कर दो, पर्सनली मुझे मैसेज कर दो। लेकिन वो चीज ऐसे ही नहीं रखनी है बाद के लिए कि हम इसको बाद में देखेंगे जब एग्जाम आएगा, अभी कोई बात नहीं है, बाद में आप वो चीज भूल जाएंगे। और अपने साथ जो डायरी है उसको लेकर के रखिए, छोटी सी डायरी लिखिए, उसमें आपके अपने डाउट्स हैं उनको लिखो, जो आपने किया दिन भर उसको लिखो, तब आपको पता रहेगा, अगले दिन आपको पता लगेगा कि पिछले कल हमने क्या किया था। वो अपने साथ में लिखते रहो कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ने को रहा है ना? वो सब मेंशन करके रखो एक छोटी सी डायरी लेकर के, ताकि आपको वो चीजें रिकॉल होती रहें। कहीं पर आपको डाउट आ रहा है कि हमने ये चीजें पढ़नी है, टू डू लिस्ट होती है ना इस तरीके से, तो डायरी के अंतिम में लिख दो कि हमें ये चीजें करनी है अभी, और उसमें ऐड करते रहो दिन दिन चीजें। कोई मैं यहाँ पर चीज कह रहा हूँ आपसे कि ये चीज आपको करनी है, कंपलसरी करनी है, आप अभी उसको नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको बाद में तो करेंगे। आपने कहीं पर वो लिखा हुआ है तभी कर पाएंगे जब लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए ये सारी चीजें मेंशन करके रख दो। कहीं पर भी आपको डाउट्स आ रहे हैं डायरेक्टली मुझे बता दो, बात की चीजें नहीं रखनी है, बात कभी नहीं आएगा फिर वो खत्म है कहानी। ठीक है जी, मिले फिर आपसे कल और परसों, क्योंकि परसों फिर आपसे शायद मुलाकात तो हो ही जाएगी। सैटरडे है परसों, चलो देखेंगे। अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे को आपसे कल परसों, चलो कोशिश तो हम यही करेंगे कि मिले आपसे। थोड़ा सा ऐसा है कि कल परसों तक हमारा जो जन्मदिन है वो भी आने वाला है, तो तब आपको देखेंगे फिर मिलेंगे तो क्लास तो वैसे थोड़ा बहुत लगा ही देंगे, कुछ ना कुछ तो लगा देंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे। अच्छा फ्राइडे सैटरडे तो हिमाचल अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी थोड़ी रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, आने दीजिए पहले, धन्यवाद आपका, लेकिन पहले आने दीजिए। आपको लग जाएगा पता, लेकिन क्लास हम उस दिन कोशिश करेंगे कि लगा दें,
क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को तो आपका हिमाचल की क्लास होती है और कल हमने साइंस पढ़ानी है। देखेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका निकालेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ हाँ।